अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है 7th चैप्टर फिजिक्स का ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट पर ऑलरेडी हम 2-3 टॉपिक कर चुके हैं, जैसे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसका ग्राफ क्या है, वो डायरेक्ट करंट से किस तरीके से अलग होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या मैग्नीट्यूड होता है, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं इसका एक नया टॉपिक फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। आज का अपना टॉपिक जो है फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा फेजर्स क्या होते हैं और फेजर डायग्राम क्या होता है, और फेजर डायग्राम क्या होता है इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि फेजर डायग्राम की जरूरत क्यों है। बात क्लियर हो रही है कि पहली चीज तो फेजर्स क्या है, मतलब किसको फेजर्स बोलते हैं, और फेजर्स डायग्राम जो हमारा ये फेजर डायग्राम है, ये डायग्राम क्या होता है, कैसे बनता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये सारी बातें अपन करेंगे। तो सबसे पहले फेजर को समझते हैं। तो जो हमारा फेजर है, फेजर क्या है, अ रोटेटिंग वेक्टर that represent a sinusoidally varying quantity is called phasor। यानी एक रोटेटिंग वेक्टर, अभी फिलहाल रोटेटिंग वर्ड ना समझ में आए तो इतना समझ लो, एक वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो रिप्रेजेंट करे साइनुसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी को, यानी एक ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे जो साइनुसॉइडली हो। अब साइनुसॉइडली हो मतलब क्या, जैसे कि भैया फिजिकल क्वांटिटी तो मास भी होती है, फिजिकल क्वांटिटी का मास भी होती है। क्या मास को मेजर करने के लिए साइनुसॉइडली वर्ड यूज होता है? क्या मास साइन पर डिपेंड करता है? साइन और मास का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है बट साइनुसॉइडली नहीं है। फोर्स की जब हम बात करते हैं तो एक क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, हमारी क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी भी है। फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, लेकिन क्या फोर्स साइनुसॉइडली होती है? नहीं होती। यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कोई भी साइन की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। तो ये क्या कहना चाहते हैं, ये समझो कि ये कहना चाहते हैं कि ऐसी क्वांटिटी हो, एक ऐसा वेक्टर हो जो साइनुसॉइडली हो, यानी कि साइन के ग्राफ पे या कह लो साइन की वैल्यू पर डिपेंड करता हो, ऐसी क्वांटिटी का जो वेक्टर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, फेजर को। तो अ रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट साइनुसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी, एक ऐसा वेक्टर जो साइनुसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हो। यानी साइनुसॉइडली मतलब साइन पर डिपेंड करेगी, वेरिंग क्वांटिटी मतलब चेंज हो, कभी कुछ हो कभी कुछ हो कभी कुछ हो, किसकी हेल्प से, साइन की वैल्यू चेंज हो। तो एक ऐसी क्वांटिटी को हम फेजर कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि सर फोर्स साइनुसॉइडली नहीं है, तो साइनुसॉइडली है क्या, और उस क्वांटिटी को फिर हम फेजर कब बोलेंगे। तो ध्यान से समझो। अब याद करो, हमने डिस्कस किया था उस दिन कि I इक्वल्स टू होता था I नॉट साइन ओमेगा टी, याद है कि नहीं। I इक्वल्स टू क्या होता था, I नॉट साइन ओमेगा टी। यानी अगर आप चाहते हो भाई I की वैल्यू कैलकुलेट करना, यानी करंट को कैलकुलेट करना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन की वैल्यू पे। तो इसे कहेंगे साइनुसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी है। बात क्लियर है, क्या है, साइनुसॉइडली क्योंकि साइन पर डिपेंड कर रही है, वेरिंग क्वांटिटी क्योंकि वेरी करेगी, कभी साइन की वैल्यू कुछ होगी करंट कुछ आएगा, साइन की वैल्यू कुछ होगी करंट कुछ और आएगा। तो बात अच्छे से क्लियर होगी, साइनुसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी। और क्या है, ईएमएफ। अगर आपको याद हो तो ई इक्वल्स टू भी क्या होता था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब आपके मन में क्लियर हो गई बात कि भाई जो ये बात कर रहे हैं ना फेजर्स की, वो किसको बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं, करंट और ईएमएफ को। तो पहली बात क्लियर हो गई, फेजर्स क्या है। फेजर्स हमारे यही हैं, करंट और ईएमएफ। ठीक है, क्योंकि ये देखो वेक्टर है भाई, बिल्कुल है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट किसको कर रही है, साइनुसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी, वही साइनुसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी है। तो वही कह रहा है रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट साइनुसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड फेजर्स। बात क्लियर हो गई। फेजर्स क्या है, तो फेजर्स क्या है, करंट और ईएमएफ को जो रिप्रेजेंट करेगा उसको हम बोलेंगे फेजर्स। तो फेजर क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। This vector is imagined to rotate with angular velocity equal to the angular frequency of the quantity। यानी कह रहा है कि इस वेक्टर को इमेजिन ऐसे करेंगे कि ये रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, और क्या है, इक्वल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। ठीक है। Its length represent the amplitude of the quantity and its projection upon a fixed axis give the instantaneous value of the quantity। यानी जो इसकी लेंथ होगी वो रिप्रेजेंट करेगी इसके एम्पलीट्यूड को,
अब आपके मन में काफी सवाल आ रहे होंगे कि सर यहां तक तो हमें क्लियर हो गया कि फेजर्स क्या है, फेजर हमारा करंट और ईएमएफ है, लेकिन जो आप ये वाली बात बोल रहे हो ना कि भाई इसकी लेंथ एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, सर कैसे कर रही है एम्पलीट्यूड को? एम्पलीट्यूड क्या है पहले तो माइंड में ये आना चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते थे? एम्पलीट्यूड। याद हो तो हाँ के ना, एम्पलीट्यूड यानी कि आई नॉट, हम इसको बोला करते थे एम्पलीट्यूड और आई नॉट। तो एम्पलीट्यूड क्लियर है क्या है? आई नॉट। तो ये कह रहा है कि जो वेक्टर होगा, जो वेक्टर रोटेटिंग वेक्टर होगा उसकी जो लेंथ, अभी दिखाऊंगा कि रोटेटिंग वेक्टर क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी जो लेंथ होगी वो रिप्रेजेंट करेगी एम्पलीट्यूड को। जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर बनाया इस तरीके से और एक वेक्टर बनाया इस तरीके से, आपको दिख रहा है उस वेक्टर की लेंथ ज्यादा है, तो यानी इस वाले वेक्टर का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। अभी ये कहना चाहता है मोटा मोटा, क्लियर है? तो वही लिखा है इट्स लेंथ रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी एंड इट्स प्रोजेक्शन अपॉन अ फिक्स्ड एक्सिस गिव द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। यानी कि अब आपको में आ रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या है कि जो प्रोजेक्शन होगा किसी भी एक्सिस पर वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा उस क्वांटिटी की। तो क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू? तो वो भी मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा कि करंट अपनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्योंकि जो वेरिंग क्वांटिटी है वो क्या है? करंट है। तो करंट अपनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू किस तरीके से देगा, ठीक है, अभी मैं डायग्राम के दिखाऊंगा। द फेज एंगल बिटवीन टू क्वांटिटी सोन एज द फेज एंगल बिटवीन देयर फेजर्स। यानी एक वर्ड आता है फेज एंगल। क्या आता है? फेज एंगल। अभी आपको फेजर समझ आ गया? देखो डायग्राम के हेल्प से तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी जितना समझ में आ रहा है उतना डिस्कस करते चल रहा है। फेजर्स क्या थे? क्लियर है, ईएमएफ और करंट। फेजर एंगल क्या है? उन दोनों फेजर्स के बीच का एंगल। अभी मोटा मोटा थ्योरेटिकली तो वैसे समझ में आ गया कि भैया मान लो ईएमएफ और करंट। ईएमएफ क्या है? फेजर। करंट क्या है? फेजर। दोनों फेजर्स के बीच का एंगल, उन दोनों के बिटवीन बनने वाला एंगल फेज एंगल कहलाता है। थ्योरेटिकल समझ में आ गया, डायग्राम में देख लेंगे। तो फेज एंगल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, इसको नोट करना हो नोट कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट कर लिया मेरे भाई, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात आती है फेजर डायग्राम और आर्गन डायग्राम। अब फेजर डायग्राम और आर्गन डायग्राम, फेजर डायग्राम में फेजर्स को दिखाया गया है, फेजर्स को क्या किया गया? एक्सप्लेन किया गया है। अब इस डायग्राम को देखकर आपको वहां लिखे हुए सारे पॉइंट समझ में आएंगे। जैसे वहां बोला था फेज एंगल क्या है? दो फेजर्स के बीच का एंगल, वो यहां समझ आ जाएगा। वहां बोला था कि जो रोटेटिंग वेक्टर होता है उसकी लेंथ एम्पलीट्यूड को बताती है, वो भी यहां समझ में आ जाएगा। और वहां बोला गया था कि जो प्रोजेक्शन होता है किसी भी फिक्स्ड एक्सिस पर वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है, किसकी? साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी की, यानी कि करंट की या ईएमएफ की, वो भी इस डायग्राम में समझ आ जाएगा। तो फेजर डायग्राम क्या है? सिंपल फेजर डायग्राम को आर्गन डायग्राम भी बोलते हैं। तो आर्गन डायग्राम या फेजर डायग्राम, अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज रोटेटिंग वेक्टर फेजर्स। देखो उन्होंने खुल के बोल दिया, पहले क्या वर्ड यूज कर रहे थे कि साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी, यानी एक ऐसी क्वांटिटी जो साइनसॉइडली हो। लेकिन अब ये खुल के आ गए कि भैया कौन कौन है? अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की ही बात होगी साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी में, क्लियर है? ठीक है। अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, एक ऐसा डायग्राम जो ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करे जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो एज रोटेटिंग वेक्टर, यानी जो रोटेट कर रहा है वेक्टर और उसकी रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी दोनों ही सेम होनी चाहिए। ये क्या है? फेजर्स, ठीक है। अलोंग विद द प्रॉपर फेज एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच में फेज एंगल होना चाहिए। तो वो तो अभी भी बताया था फेज एंगल क्या होता है? दो फेजर्स के बीच में एंगल, या बोलो ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के बीच का एंगल, वही क्या होता है? फेज एंगल, ठीक है। इज कॉल्ड फेजर डायग्राम और आर्गन डायग्राम। सिंपल है। अब एक एक करके बात डिस्कस करते हैं क्या है कंडीशन। अब देखो ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको मैं थोड़ा सा साइड में बना के भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो। ये वाला डायग्राम मैंने एसएल अरोड़ा की बुक से लिया हुआ है। मैं एज इट इज डायग्राम बुक से इसलिए ले रहा हूं ताकि आप बुक में जब खुद से पढ़ो तो इस डायग्राम को समझ पाओ, ठीक है, क्योंकि डायग्राम समझने में क्योंकि प्रॉब्लम आती है। ओके, अब देखो ध्यान से समझना कि कहानी क्या थी। कहानी थी कि कोई रोटेटिंग वेक्टर हो। अब रोटेटिंग वेक्टर किसका होगा? किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी का होगा जो साइनसॉइडली होगी। बताओ पहले किसका लूं, वी का या आई का, किसी का भी ले लो। अब देखो जो ये है ये है आपका क्या? ये आपका है वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर। तो मैंने बना दिया, देखो ये मैंने वेक्टर बना दिया किसका? ईएमएफ यानी कि वोल्टेज का बन गया रोटेटिंग वेक्टर, क्लियर है। अब उन्होंने क्या बोला था कि इस रोटेटिंग वेक्टर, देखो नाम से समझ में आ रहा है रोटेटिंग वेक्टर की, ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। क्या करेगा मेरे भाई?
रोटेट करेगा, यानी ऐसे करके मूव करेगा। अब रोटेटिंग वेक्टर आपको क्लियर हो गया। अब उन्होंने एक बात और बोली थी कि इसकी जो लेंथ होती है वो बताती है एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड यानी मतलब होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। जैसे आपको पता है जो करंट हम निकालते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट होती है और ईएमएफ जो निकालते हैं उसकी ई नॉट होती है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बताता है मैक्सिमम वैल्यू को। यानी अगर ये वेक्टर छोटा होता तो हम कहते हैं इसका एम्पलीट्यूड छोटा है, इसका लेंथ और छोटा होता तो हम कहते हैं एम्पलीट्यूड और छोटा, यानी मैक्सिमम करंट मैक्सिमम ईएमएफ इसका कम होगा। जितनी बड़ी लेंथ जितनी बड़ी उतना ही ईएमएफ ज्यादा। ये ज्यादा यूजफुल तब रहेगा जब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे आप ध्यान से समझना। अब रोटेटिंग वेक्टर बन गया ईएमएफ। अब ये क्या करेगा, ये भाई रोटेट करेगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। रोटेट करेगा, बिल्कुल साफ साफ डायग्राम में समझ आ रहा है कि भैया ये रोटेट करेगा। ठीक है, रेड से बना ले रहा हूं अगर नहीं दिख रहा हो तो। ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, ये मेरे भाई करेगा रोटेट। अब क्लियर है। अब हमें ये तो क्लियर हो गया ये क्या है, एक रोटेटिंग वेक्टर। नाम से पता चला रोटेटिंग वेक्टर ऐसे करके रोटेट करना शुरू होगा। क्या होगा, रोटेट करना। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या बता रहा है, इसकी लेंथ, यानी जो इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो आपको बता रही है कि इसका मैक्सिमम ईएमएफ है। ठीक है भाई। अब आगे एक बात बोली गई थी कि हमसे कि भाई जो वो होता है एम्पलीट्यूड होता है, अगर वो छोटा होगा तो क्या होगा, वो बताएगा कि भाई जो वेक्टर की लेंथ है वो भी कम रहेगी। तो यहाँ पे काम करता हूँ मैं, फिजिकल क्वांटिटी को बना लेता हूँ, या फिर पहले इसी को समझ लेते हैं। चलो ठीक है, आपको क्या क्या समझ में आ गया, फेजर समझ में आ गया। फेजर कहाँ है आपका, ईएमएफ, ई। फेजर क्या है, ईएमएफ। और क्या बोला था, फेज एंगल। फेज एंगल की बात तब तक नहीं हो सकती यहाँ पे जब तक कोई और फेजर ना हो, क्योंकि भाई फेज एंगल तो दो फेजर्स के बीच में होता है ना। जब यहाँ पर दूसरा कोई फेजर ही नहीं है तो फेज एंगल की कहाँ से बात होगी। तो फेजर्स की बात हो गई, एम्पलीट्यूड की बात हो गई। और क्या बोला गया था यहाँ पे, और हमसे बोला गया था भाई वेक्टर हमने वहां दिखा दिया, एंगुलर। ठीक है, इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करेगी एम्पलीट्यूड को, वो मैंने समझा दिया। ओके, फेज एंगल वाली बात कब आएगी, जब हमारे दो फेजर्स होंगे, यानी कि दो फेजर होंगे तो एक ही फेजर है। ठीक है भाई, यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सारी चीज। ओके, अब एक बात बताओ, जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। जब भी कोई चीज क्या करती है, रोटेट। अब देखो ये है, अब ये रोटेट कर रहा है और ये रोटेट कर रहा है, तो भाई तेज कर रहा है या स्लो कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो बिल्कुल हमने मान लिया कि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वो कर रहा है, किससे, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा से मूव कर रहा है, यानी कि रोटेट कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी ओमेगा। अब एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अब इन्होंने बता दिया कि भाई जो ये है, इसको नाम भी दे दिया, इसको नाम दे दिया O और इस पॉइंट को A। बात बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चूंकि ये मैक्सिमम ईएमएफ, इसको ई नॉट बोल देता हूं, रोटेटिंग वेक्टर है। अब एक बात बताओ, अब हम बनाएंगे इसी पे एक और फेजर। इस फेजर डायग्राम में क्या बनाएंगे, एक और फेजर बनाएंगे। अब एक और फेजर बनाएंगे यानी कि दूसरी कोई क्वांटिटी होगी जो कि साइनसॉइडली होगी, और हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट की। अब याद रखना कि ईएमएफ का जो ऑल्टरनेटिंग करंट के कंपैरिजन में एम्पलीट्यूड होता है या जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम करंट को बनाएंगे यहाँ पे, जो हम किसको बनाएंगे, करंट को बनाएंगे, वहां पर उसका एम्पलीट्यूड कम रखूंगा। देखो कम रखा है मैंने, O से लेके A तक लेंथ ज्यादा रखिए, क्योंकि यहां बताना चाहता हूं कि ईएमएफ जो होता है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, यानी वो करंट से ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है। जो करंट अपना मैक्सिमम पॉइंट अटेंड करेगा उससे मैक्सिमम पॉइंट अटेंड करता है ईएमएफ। तो इसीलिए ईएमएफ का तो मैंने बनाया वेक्टर लंबा लेंथ का, लॉन्ग लेंथ का, और करंट का बना रहा हूं छोटी लेंथ का, ताकि कंपैरिजन हो सके कि भैया ईएमएफ से करंट क्या है, कम है एम्पलीट्यूड में। बात क्लियर है यहां तक। तो हमने ये भी बना दिया, इसका आई नोट यहां हो गया, क्योंकि भाई ये तो मैक्सिमम यहीं तक जा रहा है, ये ई नोट यहां तक गया था, मैक्सिमम यहां तक गया था। ये दो चीज क्लियर है। अभी डायग्राम में क्या क्या है, अभी डायग्राम में आपके फेजर्स है, और फेजर्स कौन कौन है, करंट और ईएमएफ है, करंट और ईएमएफ है। अब जो करंट रोटेट करेगा वो कैसे करेगा, तो भाई देखो जो करंट रोटेट करेगा वो अपने इस तरीके से करेगा, क्योंकि भैया ऊपर तो जा ही नहीं सकता, जब उसकी लेंथ ही नहीं है तो ऊपर कहां से जाएगा, तो जितना है वही रोटेट करना शुरू कर देगा। तो अगर ये रोटेट करेगा ये वाली वेक्टर क्वांटिटी, तो ये अपना बनाएगा इस तरीके से एक सर्कल। तो यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है डायग्राम। ईएमएफ अपना रोटेट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा तो आगे निकल गया, करंट का एम्पलीट्यूड कम है तो पीछे रह गया। इसका रोटेटिंग वेक्टर ये है, ईएमएफ का रोटेटिंग वेक्टर उधर है। क्लियर है। तो फेजर्स बन गए।
फेजर डायग्राम में बना ही रहा हूं। अब आपको याद हो तो एक बात की गई थी फेज एंगल की। किसकी बात? फेज एंगल की। तो फेज एंगल क्या था हमारा? दो फेजर्स के बीच का एंगल, दो फेजर्स के बीच का। वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि दो फेजर्स आ गए। पहले तो अकेला ई था तो मैंने मना कर दिया था कि भैया फेज एंगल की बात ही नहीं करूंगा जब दूसरा कोई फेजर नहीं है। तो अब फेजर आ चुका है तो फेज एंगल की भी बात कर लेते। तो फेज एंगल क्या बोला था? ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ के बीच में जितना एंगल हो, अगर नहीं है तो फेज एंगल जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फेज एंगल जीरो होने में, ठीक है। तो इसके बीच में मैंने मान लिया एंगल बना फाई। क्या बना? एंगल फाई। फाई एंगल बना, इस बात का मीनिंग है इसका फेज एंगल हो गया फाई। बिल्कुल क्लियर है। तो बोर्ड पे आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको फेजर डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, और आपको फेज एंगल दिख रहा है, और आपको क्या दिख रहा है? आपको फेजर्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। फेजर्स क्या है वो क्लियर हो गया, फेज डायग्राम क्या वो क्लियर हो गया, फेज एंगल क्या वो क्लियर हो गया। अब डायग्राम क्या कर ले, देखो जो ओ ए है, जो ओ है, ओ ए ये किसको बता रहा है? ओ ए आपका बता रहा है ईएमएफ का एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये ई नोट को बता रहा है, वो हमने बना रखा है। ओ भी किसको बता रहा है? करंट को, आई नोट। ये डॉट 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 क्या है वो आपको क्लियर हो गया। ओ ए का, ओ एक रोटेटिंग वेक्टर, तो ये रोटेट ऐसे तो करेगा। तो ये बड़ा वाला जो है वो ईएमएफ के लिए, छोटा वाला सर्कल जो है डॉट 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 ये करंट के लिए, क्योंकि देखो यहां से यहां तक करंट का कितना है ये रहा, तो ये करंट के लिए, वो ईएमएफ के लिए, क्लियर है। अब ईएमएफ ऑलरेडी कुछ एक एंगल पर है, क्योंकि ईएमएफ इस एक्सिस से, अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी बनेगा, क्योंकि एंगल को मेजर कैसे करोगे भाई? एंगल तो तभी मेजर करोगे ना कोई हॉरिजॉन्टल होगा। तो इस डायग्राम में क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए ये मेरी एक वाई एक्सिस हो गई और ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई। क्या होगी मेरे भाई? एक्स एक्सिस। ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। क्लियर है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक एक स्टेप समझ आए, ठीक है। बहुत आराम से छोटी छोटी चीजों को बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब देखो एक्स एक्सिस से ऑलरेडी किसी एंगल पर है, एक्स एक्सिस से ऑलरेडी किसी एंगल पर है, थीटा मान लेता हूँ फिलहाल। क्या मान लेता हूँ? थीटा। अब हमारा जो ये एंगल है वो कितना है? फाई। फाई किसके बीच में? याद रखना, ईएमएफ और आई के बीच में। हॉरिजॉन्टल से फाई नहीं है, हॉरिजॉन्टल से आई तक का एंगल फाई नहीं है। हॉरिजॉन्टल से मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं इसे थीटा प्लस फाई लिखूंगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से ईएमएफ थीटा एंगल और थीटा एंगल से आई फाई एंगल। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल से आई को बताना चाहूंगा तो बोलूंगा थीटा प्लस फाई। लेकिन मेरा फेज एंगल तो होता है सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में? दो फेजर्स के बीच में, यानी करंट और ईएमएफ के बीच में, तो फाई। बात बिल्कुल क्लियर है। तो वही यहाँ पे समझाया गया है। अब यहाँ पे इन्होंने उसको थीटा ना लेके ओमेगा टी लिया हुआ, थोड़ा सा बताया था ओमेगा टी कैसे ले लिया। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थीटा अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? यानी कि जितने एंगल पे वो मूव कर रही है चीज, अगर यहाँ से यहाँ मूव करी तो जितना एंगल बना वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को किससे डोट करते हैं? ओमेगा, थीटा अपॉन टी। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये बात तो क्लियर है फॉर्मूले से। अगर मैं यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ से देखो टाइम कहाँ चला जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के पास, तो ओमेगा टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? थीटा। तो क्या मैं थीटा को बोल सकता हूँ ओमेगा टी? तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो मैंने थीटा बोला ना इसको इन्होंने बोल दिया ओमेगा टी। क्या बोला? ओमेगा टी, यानी एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा कितने एंगल पर ये डिस्प्लेस हुआ। क्लियर है? कितने एंगल पर ये है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया। अब इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, कुछ ऐसा बात है जो समझ ना आई हो। हाँ, एक बात और रह गई। उन्होंने बोला था कि जो इसका प्रोजेक्शन होगा किसी भी फिक्स्ड एक्सिस पर, वो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी बताएगा। इस बात का मीनिंग क्या था? इस बात का मीनिंग ये था मेरे भाई कि देखो यहां से यहां तक तो ये मैक्सिमम ईएमएफ है, ये तो मानते हो। जी ओ से लेके ए पॉइंट तक अगर जाओगे तो मैक्सिमम ईएमएफ है। अगर ये रोटेट करके यहां आ जाएगा फिर भी मैक्सिमम ईएमएफ, रोटेट करके यहां आ जाएगा फिर भी मैक्सिमम ईएमएफ। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि मान लो किसी पॉइंट पर ये यहां पर है, किसी पॉइंट पर ये यहां पर है। अब आपने क्या किया, किसी भी एक एक्सिस पे इसको प्रोजेक्ट करा लो। किसी भी एक्सिस पे प्रोजेक्ट कराने का मतलब है या तो वाई एक्सिस पे इसको प्रोजेक्ट करा लो, यानी कि इसको इस तरीके से डॉट 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 यहां बना लो, या फिर इस वाली एक्सिस पे प्रोजेक्ट करा लो, ठीक है। तो आपने जब इसे इस एक्सिस से प्रोजेक्ट कराया तो इसके ओ से लेके यहां तक का जो है, अब भाई ये वाला वेक्टर जो रोटेटिंग वेक्टर है इसके कंपेरिजन में तो बहुत छोटा है, तो ये बता रहा है आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। क्या बता रहा है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, करंट की नहीं, क्योंकि ईएमएफ का प्रोजेक्शन है। तो समझ आ गया? ओ से लेके ए तक तो है आपका मैक्सिमम ईएमएफ, लेकिन आप चाहते हो कि किसी भी इंस्टेंट पर
यानी कि मान लो अभी ये यहाँ पर है भाई, हमेशा तो यहाँ नहीं रहेगा, रोटेट कर रहा है तो कभी यहाँ भी होगा, कभी यहाँ भी होगा, कभी यहाँ भी होगा, कभी इधर भी होगा, कहीं भी होगा। तो किसी भी मूवमेंट में मान लो यहाँ पर है, अब हम चाहते हैं कि इसी मूवमेंट पे जो रोटेट करते करते एक मूवमेंट पकड़ लिया कि इस मूवमेंट पर इसका ईएमएफ कितना होगा। तो क्या करो, सिंपल वहां से प्रोजेक्ट कराओ एक्सिस पे और यहां से मेजर कर लो, तो ये आपको बता देगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। क्या बता देगा? उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। बिल्कुल क्लियर है बात मेरे भाई यहां तक? तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होगा? किसी पॉइंट का, अब मान लो रोटेट करके, अब करंट का इंस्टेंटेनियस ईएमएफ चाहिए, कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है, ये यहां पर है, प्रोजेक्ट करा दो, तो इतना लेंथ किसका हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का हो जाएगा। बात क्लियर है? वो सॉरी, इंस्टेंटेनियस करंट का हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं ताकि डायग्राम आपको क्लियर हो जाए और आप अच्छे से देख पाओ। तो एक बार ये सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है? डायग्राम को अच्छे से देख लो और कोई क्वांटिटी या कोई भी वर्ड समझ ना आ रहा हो तो मुझसे पूछो। देखो ध्यान से डायग्राम को अच्छे से, कि भाई इसमें ओ था, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी। ओ ए आपका क्या बता रहा था? फेजर को बता रहा था, यानी ईएमएफ को। ओ बी आपका बता रहा था करंट, फेजर को बता रहा था, यानी करंट को बता रहा था। ओ ए अपनी इस एक्सिस पे एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ओ बी आपका इस एक्सिस पे एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था। जो एंगुलर वेलोसिटी, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है किसका? ईएमएफ का, वो ओमेगा टी था। और आपका ईएमएफ और आई के बीच में जो एंगल था, यानी कि जिसे फेज एंगल बोलते हैं, वो फाई है। यहाँ पे आपको आई नोट की वैल्यू चाहिए थी, आपने क्या किया? करंट को किसी भी इंस्टेंट पर, ये तो किसी भी इंस्टेंट पे हो सकता है, ठीक है? जैसे मैं अगर यहाँ पर डायग्राम से समझा दूं थोड़ा सा, कि इंस्टेंटेनियस करंट को, बस इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को। तो देखो, अगर मान लो ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर मान लो रोटेटिंग वेक्टर यहाँ पर है, अगर रोटेटिंग वेक्टर यहाँ पर है, किसी का भी मान लो, ईएमएफ का मान लो, चाहे आई का मान लो, ईएमएफ का मान लेता हूँ। अगर इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट कराया तो इतनी लेंथ आपको बताएगी भैया ये किसकी वैल्यू है? ई की वैल्यू है। क्लियर है? अब आपने कहा कि नहीं सर ये तो रोटेट कर रहा है, अब इस पॉइंट पर तो ईएमएफ की वैल्यू इतनी आ गई, लेकिन रोटेट करके मान लो आगे बढ़ गया, तो यही इस तरीके से यहां बढ़ गया आगे। अब देखो ध्यान से, जब ये यहां से यहां बढ़ गया, अब इसको प्रोजेक्ट कराऊंगा तो ईएमएफ की मेरे को नई वैल्यू मिलेगी। कहां से कहां तक? यहां से लेके ऊपर तक। बात बिल्कुल क्लियर है? तो जैसे जैसे रोटेट करेगा, तो जितने पॉइंट पर ये रोटेट करेगा, जितने टाइम बार वहां से मूव करेगा, उतना ही ईएमएफ की वैल्यू भी चेंज होगी। क्लियर है? तो ऑल्टरनेटिंग करंट में तो आपको पता है कि उसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है। तो वही मीनिंग है, जब यहाँ पर था ईएमएफ तो उस पॉइंट पे मैंने प्रोजेक्ट कराया, मुझे पता चला ई इतना है, लेकिन जैसे ही रोटेटिंग आगे निकल गया रोटेट करके, तो पता चला कि ईएमएफ अब इतना है, यानी बदलता रहेगा। अगर किसी पॉइंट पर ईएमएफ ऑलरेडी यहाँ पर है, मान लो रोटेट करते 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 यहाँ आ गया, तो इस पॉइंट पर तो ये वैसे मैक्सिमम ईएमएफ है, यानी जिसका ईएमएफ आएगा इस पॉइंट पर वो किसके इक्वल आएगा? मैक्सिमम के, ई इक्वल टू ई नॉट। यहां तक क्लियर है? जब कंडीशन क्या है, जब बिल्कुल या तो यहां पर है या यहां पर है, तो इस पॉइंट पर तो इनकी मैक्सिमम ही मिलेगा ना। अब बिल्कुल यहां आ गया, मान लो चलते चलते ये ईएमएफ, तो यहां से यहां आ गया, तो इस पॉइंट पर आप निकालना चाहोगे तो इस पॉइंट पर तो ये मैक्सिमम ईएमएफ ही मिलेगा जो है ई नॉट। ठीक है? तो आपको 4 पॉइंट पर मैक्सिमम मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा और यहां मिल जाएगा। क्लियर? उसके अलावा बढ़ना घटना, बढ़ना घटना। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक? तो आपको फेज एंगल, फेजर डायग्राम, फेजर सारी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो क्या है, सपोज द ऑल्टरनेटिंग करंट एट ईएमएफ करंट इन सर्किट आर गिवन बाय। अब आपको इस दोनों की तो डेफिनेशंस पता ही है कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, कि आपको किसी भी पॉइंट पर ईएमएफ निकालना है तो क्या निकलेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आपको किसी भी पॉइंट पर करंट निकालना है तो निकलेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पर एंगल कैसे अलग है, आप ध्यान से समझाता हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ई निकालना चाहते हो आप डायग्राम की हेल्प से, तो देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी यूज करोगे, यानी किसी भी पॉइंट पर जो ईएमएफ होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी मतलब जितना एंगल बन रहा है उसका एंगल कितना ना ओमेगा टी। तो ई की वैल्यू तो आई भाई, ई की जो वैल्यू आई वो आई ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई की जो वैल्यू आई वो आई ई नॉट साइन ओमेगा टी वहां पे। अब जो आई की वैल्यू, अब ध्यान से समझना, करंट कितना है ओमेगा टी प्लस फाइव, भाई सुख सोचना ओमेगा टी यहाँ तक एंगल और फाई क्या है, दो फेजर के बीच का एंगल। लेकिन जब हम करंट की बात करेंगे तो मेजर तो यहीं से करूंगा ना मैं भाई, अपना हॉरिजॉन्टल से। तो मेरा टोटल एंगल कितना हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसीलिए मैं आई को क्या लिखूंगा, आई नॉट साइन। अब बीच में आती एंगल की बारी तो एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, इसलिए वहां पर उन्होंने लिखा ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है?
तो कंफ्यूज होने की वाली कोई बात है ही नहीं। तो आई हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, वेयर फाइव इज द फेज एंगल बिटवीन ई एंड आई। जो फाइव है वो आपका फेज एंगल है बिटवीन ई एंड आई। वो मैं वहां डायग्राम में भी समझा चुका हूं कि जो दो फेजर्स के बीच का एंगल होता है वही बोला है कि फाइव आपके उसी के एंगल के बीच में, दो फेजर्स के बीच में है, तो आपका हो गया फेज एंगल। आगे देन वेक्टर ओ ए रिप्रेजेंट फेजर ई। ठीक है, जो मैंने वहां बोला था बस यहाँ पर लिख दिया है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लेना, जो जो बातें वहां मैंने वर्बली बोली थी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो देन वेक्टर ओ ए रिप्रेजेंट द फेजर ई ऑफ मैग्नीट्यूड आई नॉट। आगे ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट होगा, सॉरी यहाँ ये थोड़ा सा उसमें गलती हुई है लिखने में। देन वेक्टर ओ ए रिप्रेजेंट फेजर ई, यानी जो वेक्टर ई है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है ई को, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ई नॉट। एंड वेक्टर ओ बी जो है, वेक्टर ओ बी और ओ ए देख लो क्या क्या थे, वेक्टर ओ ए ये था, वेक्टर ओ ए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेक्टर ओ बी डायग्राम में आप देख रहे हो ओ से लेके बी तक ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वही बोला है कि द ओ बी वेक्टर रिप्रेजेंट फेजर आई ऑफ मैग्नीट्यूड आई नॉट। ठीक है, तो जो ओ बी वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेजर आई को, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आई नॉट, और ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है ई को, जिसका मैग्नीट्यूड होगा ई नॉट। क्लियर है। बोथ रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, दोनों फेजर्स सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द प्रोजेक्शन OM of OA on the vertical represent the instantaneous value of the alternating EMF। ये मैंने वहां भी समझाया था कि जो प्रोजेक्शन OM है OA का, जो OA का यानी O से लेके O तक का जो ये प्रोजेक्शन है ना, जो आपका OA का, ये OA है, इसका जो प्रोजेक्शन है OM, इसका प्रोजेक्शन क्या है OM, यानी यहां से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। OM किसको बताएगा, इंस्टेंटेनियस EMF को बताएगा, यानी कि जब वेक्टर इस पॉइंट पर है तो अभी फिलहाल कितना EMF है। तो वही इन्होंने बोला है कि जो OA वेक्टर का जो ये प्रोजेक्शन है OM वो इंस्टेंटेनियस EMF को बताएगा। और यही लगे आज समझा देता हूं, जो OB वेक्टर का प्रोजेक्शन है कौन, BN, जो OB वेक्टर का प्रोजेक्शन है BN, यहां पे देख पा रहे हो BN, ये रहा BN, तो जो ये BN प्रोजेक्शन है जो इसको बताएगा ON। ये BN प्रोजेक्शन है तो O से लेके N तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपको बताएगा इंस्टेंटेनियस करंट को, कौन ON। ठीक है, तो BN प्रोजेक्शन है, ON आपका क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। सेम यहां पर है AM आपका क्या है, प्रोजेक्शन है, तो यहां से लेके यहां तक जो भी ये डिस्टेंस है वो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF दे रहा है। तो वही बात वहां पे लिखी हुई है कि भाई जो ये प्रोजेक्शन है ना, तो द प्रोजेक्शन ON OB ऑन द वर्टिकल एज रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, यानी जो ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फेजर क्या है। मैं इनको इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ और आराम से मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होंगे अब आगे वाले टॉपिक्स में। तो फेजर क्या है क्लियर हो गया, फेजर डायग्राम क्या है क्लियर हो गया, फेज एंगल क्या है वो क्लियर हो गया, रोटेटिंग वेक्टर कैसे रोटेट कर रहा है वो क्लियर हो गया, आई को मैंने नीचे क्यों बनाया, ई को लंबा क्यों बनाया वो क्लियर हो गया, क्योंकि आई छोटा था यानी कि उसका जो आई नॉट वैल्यू होगा, जो एम्पलीट्यूड है वो छोटा है, ई का बड़ा था, तो ई का बड़ा था तो बड़ा वाली एक्सिस पे घूम रहा है, आई का चूंकि छोटा था तो वो छोटा वाला सर्कल बना रहा है। ठीक है, दोनों ही रोटेट कर रहे हैं सेम एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से। क्लियर है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। पहले इसको नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें मैंने लिखी है ना वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका था, सिर्फ क्या है अब आप इसे पढ़ के, क्योंकि ऐसा वहां मैंने सिर्फ बोल दिया था कि भाई ये वेक्टर है, ये यहाँ मैंने लिख दिया सारी चीजें, तो आप इसको और डायग्राम को कनेक्ट करो दोनों को, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी डाउट रह रहा हो तो कमेंट कर देना। द एंगल फाई, जो एंगल AOB रिप्रेजेंट द फेज एंगल, वही वाली बात है कि जो फेजर्स के बीच में AOB बन रहा है, दिखा देता हूँ डायग्राम में, ये वाला एंगल AOB, देखो AOB जो ये एंगल बन रहा है बीच में, यानी इस फेजर के बीच में AOB, तो इसके बीच का एंगल फेज एंगल है, तो वही वहां पे लिख के दिखा दिया भाई ये वाली बात को कि जो एंगल AOB रिप्रेजेंट कर रहा है फेज एंगल को बिटवीन द फेजर्स E एंड I, यानी एक E फेजर है और एक I फेजर है। ठीक है, इन द प्रेजेंट केस द करंट लीड्स द EMF बाय फेज एंगल फाई, इफ द करंट लैग बिहाइंड द EMF वी कैन राइट दिस। यानी लैग और लीड का मतलब समझ लो क्या है। देखो डायग्राम क्या है वहां पे हमारा, कि आपको याद हो तो कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ये मेरा E है, ठीक है वहां पे, और जो मैंने I की वैल्यू बनाई है वो बनाई है यहाँ पे छोटी सी, इस तरीके से कुछ ऐसा डायग्राम है, इनके बीच में एंगल है फाई, वहां पे डायग्राम ऐसा ही तो है। आई रोटेट करेगा इस तरीके से,
अपने इस पर, और ई रोटेट करेगा इस तरीके से। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखो ये कहना क्या चाहते हैं, अब मुझे ये बताओ आई आगे है, ई आगे है, एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, तो अगर मैं यहाँ से मेजर करूंगा तो आई मेरा आगे है, तो इसे देखो कैसे पढ़ते हैं, ध्यान समझना। करेंट लीड्स द ईएमएफ, करंट लीड कर रहा है, जैसे कोई लीडर होता है ना, वो लीड करता है, आगे आगे चलता है, तो वही है करंट लीड द ईएमएफ, क्योंकि करंट आगे है। अपनी बात को ऐसे भी कह सकते हो कि ईएमएफ लैग द करंट, यानी ईएमएफ करंट से पीछे है। यानी अपनी बात को कहने के दो तरीके हैं इस पॉइंट पर, या तो कहो करंट आगे है यानी कि लीड कर रहा है, या बोलो ईएमएफ लैग कर रहा है, ईएमएफ पीछे रह गया। बात क्लियर? तो देखो वही लिखा है द प्रेजेंट केस, इस प्रेजेंट केस में करंट लीड कर रहा है ईएमएफ से, करंट लीड कर रहा है यानी कि करंट आगे है। अब करंट लीड कर रहा है ईएमएफ से, बात आती कितना आगे है, तो आपको एंगल बताना पड़ेगा कितने एंगल से आगे है। तो इन्होंने क्या लिखा था, करंट लीड द ईएमएफ, ईएमएफ को लीड कर रहा है बाय फेज एंगल फाई। तो देखो कितना डिफरेंस है इसके बीच में, ई से लेके आई तक का जो एंगल है वो है फाई, यानी करंट लीड कर रहा है ईएमएफ को बाय फाई एंगल, या ऐसे कह लो ईएमएफ लैग कर रहा है करंट से फाई एंगल। भाई करंट से ई पीछे है फाई एंगल, या कहो करंट आगे है ई से फाई एंगल, बात एक ही है। तो लीड और लैग दोनों का मीनिंग समझ में आ गया। तो प्रेजेंट केस सिनेरियो में तो भैया करंट अपना लीड कर रहा है, या तो स्टेटमेंट ये दो, या बोलो ईएमएफ लैग कर रहा है, दोनों का मीनिंग, दोनों से इंफॉर्मेशन सेम मिल रही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, आई को आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, यानी हमारा आई नॉट कितना हो जाएगा, तो जो इंस्टेंट इंस्टेंट हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो देखो जो आई है ये प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि करंट लीड कर रहा है। करंट हम साफ साफ देख पा रहे हैं, जो हमारा करंट है वो क्या है मेरे भाई, आगे है। तो आई इक्वल्स टू क्या है मेरा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि ओमेगा टी तो यहीं तक था, ये था ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस फाई, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लिखने में छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी प्लस माइनस साइन की, लेकिन वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो तो देख ही रहे हो, तो जो मैं थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ ना, तो उसको ध्यान में रखा करो। ठीक है मेरे भाई, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि करंट जो है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ईएमएफ से, कितने एंगल पे, फाई एंगल पर। ओके, आई होप आपको ये फेजर्स और फेजर डायग्राम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, या कह लो इनको यूज करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने में, कि भाई फेजर्स, अब देखो आगे के कॉन्सेप्ट में आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से हमें जो ये फेजर डायग्राम है वो हेल्प करेगा इस चीज की स्टडी करने में कि करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो वो जब आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फेजर डायग्राम की क्या वैल्यू है। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।